Hello friends, welcome to my channel. In this video we will revise inspection, inquiry and investigation. तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 206 से, जो कि है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स, कंडक्ट इंक्वायरीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि कंपनी जब भी डॉक्यूमेंट फाइल करती है कोई रजिस्ट्रार के पास या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देती है, देन उसकी स्क्रूटनी के टाइम अगर रजिस्ट्रार के ओपिनियन में और इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन इज़ नीडेड, या फिर कोई और फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड है कंपनी से उसकी ज़रूरत है, देन वो क्या कर सकता है, रिटर्न नोटिस दे सकता है कंपनी को टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन या फिर टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट। ओके, एंड ड्यूटी क्या रहेगी कंपनी की एंड उसके ऑफिसर्स की कि वो क्या कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है या एक्सप्लेनेशन मांगी है या फिर किसी भी तरह का जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो प्रोवाइड करना है रजिस्ट्रार को विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, या फिर एक्सटेंड की गई है टाइम लिमिट तो विद इन द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट। एंड ड्यूटी ऑफ पास्ट ऑफिसर्स क्या रहेगी, जब भी रिलेवेंट टाइम की बात होगी तो उस पर्टिकुलर रिलेवेंट टाइम में जो भी दूसरे ऑफिसर होंगे जो अभी करंटली नहीं है, राइट, तो उन ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो भी जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है या एक्सप्लेनेशन मांगा गया है वो बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज प्रोवाइड करना है रजिस्ट्रार को। ओके, एडिशनल रिटर्न नोटिस कब दे सकता है रजिस्ट्रार, जब भी जो पहला वाला यहाँ पे मांगा था इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन वो अगर नहीं दिया है, नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज़ फर्निश्ड, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन या डॉक्यूमेंट जो भी दिया है वो इनएडिक्वेट है, या फिर तीसरा जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं उसकी स्क्रूटनी करते टाइम रजिस्ट्रार को लग रहा है कि कंपनी के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही है फुल एंड फेयर स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ओके, देन इन तीन केस में एडिशनल नोटिस भी भेजा जा सकता है रजिस्ट्रार के द्वारा। नेक्स्ट इज़ इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार। अब इंक्वायरी की बात है तो इंक्वायरी कब कब हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद और फर्निश टू हिम, यानी जो भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी एक्सप्लेनेशन हमने दिया तो उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी की ज़रूरत है, देन वो इंक्वायरी करा सकता है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेशन भेजा है रजिस्ट्रार को किसी भी पर्सन ने कि कंपनी में जो बिज़नेस किया जा रहा है वो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए किया जा रहा है, या फिर वो बिज़नेस जो है नॉट कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी एक्ट के अगेंस्ट में किया जा रहा है, एक्ट को कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है। ओके, तीन चीज़ें, फ्रॉड्यूलेंट मैनर में हो सकता है या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए या फिर कंप्लायंस नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट का। देन रिप्रेजेंटेशन कौन दे सकता है, कोई भी पर्सन, और रजिस्ट्रार को अगर लगेगा देन वो इंक्वायरी करवा सकता है। तीसरा, ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर आर नॉट बीन एड्रेसेस, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के उनको जो भी दिक्कतें हैं या फिर उनको जो भी परेशानी है वो सॉल्व नहीं की जा रही है, देन उस केस में भी रजिस्ट्रार इंक्वायरी करवा सकता है। नेक्स्ट, बिफोर इंक्वायरी रजिस्ट्रार क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कंपनी को जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उस पर बाय रिटर्न ऑर्डर। ओके, यानी पहले रिटर्न नोटिस देगा रजिस्ट्रार कंपनी को कि ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं एंड हम इंक्वायरी स्टार्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट दो पॉइंट दे रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी बाय इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय इट। ओके, या फिर ऑथराइज भी कर सकती है किसी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को टू कैरी आउट इंस्पेक्शन। और अगर कोई भी कंपनी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन या फिर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराती है अंडर दिस सेक्शन, देन कंपनी एंड एवरी ऑफिसर को फाइन लगेगा विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है देन 500 रुपीज़ एवरी डे। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 207 जो कि है कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। तो इसमें ड्यूटी दे रखी है ऑफिसर की, डायरेक्टर की, एम्प्लॉय की, क्या करने की, टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे रजिस्ट्रार ने, टू फर्निश सच स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन जो भी मांगी है इन सच फॉर्म एज मे बी रिक्वायर, एंड टू रेंडर ऑल असिस्टेंस इन कनेक्शन विद सच इंस्पेक्शन। ओके, तो ये तीन जिम्मेदारी है किसकी, डायरेक्टर की, ऑफिसर की एंड एम्प्लॉय की। किसके एम्प्लॉय, ऑफिसर, डायरेक्टर, कंपनी के। नेक्स्ट, पावर ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर। तो पावर क्या है रजिस्ट्रार की कि वो क्या कर सकती है, जब भी इंस्पेक्शन करेगी तो कॉपीज़ कर सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स, और साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लगा सकती है, जैसे स्टिकी नोट्स वगैरह जो होते हैं वो कुछ भी तरह का मार्क्स लगा सकती है ताकि फ्यूचर रेफरेंस में काम आए। और रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर के पास जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है या इंक्वायरी कर रहा है उसके पास सारी पावर है जो सिविल कोर्ट के पास होती है। वो कौन कौन सी, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समनिंग यानी किसी को बुलवाना, या फिर इंस्पेक्शन। ओके,
तो ये तीनों ही पावर्स है किसके पास, रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर के पास, जो कि सिविल कोर्ट के पास भी होती है। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर क्या करता है, डिसोबे करता है डायरेक्शंस जो भी इशू किए गए हैं बाय रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर, देन उस पर्टिकुलर डायरेक्टर या ऑफिसर को फाइन लगेगा कितना, which shall not be less than 25,000 but which may extend to 1 lakh rupees and बीच में एंड है, ओके, imprisonment which may extend to 1 year, ओके। तो ये पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 207 के लिए। नेक्स्ट दे रखा है रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड। अब इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद उस रिपोर्ट का क्या करना है, तो वो इस प्रोसेस दे रखा है कि जैसे ही इंस्पेक्शन हो जाएगा, इंस्पेक्टर जो है वो सबमिट करेगा रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद ऑल रिकमेंडेशन ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन विद रीजंस, यानी कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और ज़रूरत है तो क्यों है वो लिखना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके बाद सूटेबल एक्शन लेगी। अगर नथिंग सीरियस फाउंड देन गवर्नमेंट क्या कर देगी, फाइल क्लोज कर देगी। अगर फर्दर एक्शन की नीडेड है जो देन फर्दर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 209 जो कि है सर्च एंड सीजर। तो उसमें दे रखा है रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि कंपनी के जो बुक्स एंड पेपर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, म्यूटिलेट हो सकते हैं, अल्टर्ड हो सकते हैं, फॉल्सीफाई हो सकते हैं या फिर सीक्रेटेड हो सकते हैं, उस केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर क्या करेगा, एप्लीकेशन भेजेगा स्पेशल कोर्ट को। स्पेशल कोर्ट ऑथराइज करेगी उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर को टू एंटर इनटू द प्लेस, टू सर्च द प्लेस, टू सीज द बुक्स एंड पेपर्स एज नेसेसरी ओनली आफ्टर अलाउइंग देम टू मेक कॉपीज़, ओके। कंपनी को अलाउ किया जाएगा कि वो जेरोक्स वगैरह करा के रख सकते हैं और रिटर्न करना पड़ेगा उसको सीज एंड सीज्ड पेपर्स विद इन 180 डेज़। बट वो चाहें तो कॉपीज़ करवा के रख सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रार की बात हो रही है, रजिस्ट्रार भी चाहे तो कॉपीज़ करा के वापस रिटर्न कर सकता है और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लगवा सकता है ऑन देम बिफोर रिटर्निंग द बुक्स एंड पेपर्स। यानी कोई फ्यूचर रेफरेंस में फर्दर और इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए हो तो उस केस में क्या कर सकता है, आइडेंटिफाइंग मार्क्स भी लगवा सकता है। नेक्स्ट दे रखा है सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होंगे सीजर के। तो इसमें वही बात दे रखी है, सिर्फ इसमें दे रखा है इंफॉर्मेशन जो भी पोजेशन में है किसके, रजिस्ट्रार के या इंस्पेक्टर के, एंड उसको लग रहा है कि कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स या फिर रिलेटिंग टू KMP, डायरेक्टर, ऑडिटर, CS आर लाइकली टू, वही दे रखा है डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड। इसमें आप ध्यान रख सकते हैं DMAFS, ओके, DMAFS। तो वही स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आएगा एंड ऑर्डर किस चीज़ के लिए आएगा, फॉर द सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स, एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सीज सच बुक्स एंड पेपर्स। यानी पहले क्या होगा, एंटर, उसके बाद सर्च, उसके बाद सीज सच बुक्स एंड पेपर्स, बट ओनली आफ्टर अलाउइंग कंपनीज टू टेक कॉपीज़, या फिर एक्सट्रैक्ट कुछ चाहिए या फिर सच बुक्स एंड पेपर्स कुछ, किसी की भी आपको एक्सट्रैक्ट की कॉपी चाहिए या फिर किसी बुक्स एंड पेपर की कॉपी चाहिए तो कंपनी अपनी कॉस्ट पे चाहेगी तो क्या करेगी, जेरोक्स करा के रख लेगी, ओके। नेक्स्ट पीरियड ऑफ सीजर दे रखा है इसमें अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि नॉट लेटर देन 180th डे, यानी उसको रिटर्न करना पड़ेगा। जो भी बुक्स एंड पेपर सीज किए गए हैं वो रिटर्न करेगी कंपनी। नेक्स्ट अगर फर्दर पीरियड की रिक्वायरमेंट है देन फर्दर पीरियड मिल जाएगा 180 डेज़ का बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग इफ़ दे आर नीडेड अगेन। नेक्स्ट वही टेक कॉपीज, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एंड एप्लीकेबल होगा इस पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, न कि सिविल प्रोसीजर, ओके। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 210 जो कि है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कब करेगी ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहला, जब 208 में रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की नीड है देन, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है देन वो खुद भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट एनी एप्लीकेशन, या फिर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है इन दिस रिगार्ड एंड वो चाहते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसा उन्हें लग रहा है, ओके। देन उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 1 or more person as an inspector to investigate the affairs of the company and to report. नेक्स्ट सिक्योरिटी की बात दे रखी है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर अपॉइंटिंग दैट पर्टिकुलर इंस्पेक्टर वो क्या करेगी, एप्लीकेंट जो है यानी जो एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को उससे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगी अप टू 25,000
फॉर कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज स्टार्टिंग में इंस्पेक्शन का कॉस्ट कौन बेयर करेगा? एप्लीकेंट, अगर उसने एप्लीकेशन दी है तो। ओके, फिर अगर आगे प्रोसिक्यूशन होता है देन उसको रिफंड कर दिया जाएगा, वरना उसको रिफंड नहीं मिलेगा। और अप टू 25,000 क्यों लिखा है? बिकॉज टर्नओवर पे डिपेंड करता है। अप टू 50 करोड़ टर्नओवर है कंपनी का एज पर प्रीवियस ईयर बैलेंस, देन 10,000 की सिक्योरिटी। मोर देन 50 करोड़ है बट अप टू 200 करोड़ है, देन 15,000 की सिक्योरिटी। मोर देन 200 करोड़ है देन 25,000 की सिक्योरिटी। एंड नीचे दे रखा है कि प्रोसिक्यूशन आगे होगा फर्दर देन उसको रिफंड मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट SFIO के बारे में दे रखा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश करेगी SFIO टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड्स रिलेटिंग टू कंपनी। ओके, यानी स्पेशली फ्रॉड्स के लिए बनाया गया है, यानी जो सीरियस फ्रॉड्स होते हैं उसके लिए ये पर्टिकुलर ऑफिस बनाया गया है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ SFIO। तो सबसे पहले हेड कौन करेगा इस पर्टिकुलर SFIO को? डायरेक्टर ये कंपनी का नहीं है, ये पर्टिकुलर SFIO का डायरेक्टर है। ओके, एंड इसमें क्या कौन कौन मेंबर्स होंगे? नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होंगे फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड्स अपॉइंट किए जाएंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अमंगस्ट द पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस होगा इन पर्टिकुलर फील्ड्स का। ओके, तो अलग अलग फील्ड से अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे। बैंकिंग के लिए अलग एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए अलग एक्सपर्ट, टैक्सेशन के लिए अलग एक्सपर्ट, कैपिटल मार्केट, IT, लॉ, इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम आपके सब्जेक्ट्स ही रहेंगे, राइट? कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, IT हो गया, लॉ, कॉर्पोरेट अफेयर्स, टैक्सेशन, आपके सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। एंड आपको अपने सिलेबस में से कुछ पार्ट्स भी मिल जाएंगे, फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह, मैक्सिमम यही है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अ डायरेक्टर इन SFIO, जो कौन होगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ओके, यानी जॉइंट सेक्रेटरी से कम के रैंक वाला नहीं होगा, वहाँ तक हो सकता है, और जिसको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है डीलिंग विद मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड एम्प्लॉयज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है एक्सपर्ट एंड एम्प्लॉयज़ को इन द SFIO, जो भी उसको ठीक लगेगा, फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। एंड नीचे वही फील्ड्स दे रखी है, अलग अलग रीड कर सकते हैं आप। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस दे रखी है, यानी जो डायरेक्टर होगा, एक्सपर्ट्स होंगे एंड अदर ऑफिसर्स होंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होंगे, एज में भी प्रेस्क्राइब। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 212, जो कि है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय SFIO। तो पहले वाला जो सेक्शन था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस, उसमें ऑफिस के बारे में दे रखा था कि कौन डायरेक्टर बन सकता है, कौन एक्सपर्ट्स कौन कौन होंगे, वो सारी चीज़ें दे रखी थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो सबसे पहले चार्ट से देख लेते हैं, मेनली सारी चीज़ें यहीं से कवर हो जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करेगी? बाय SFIO ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208, जो अपन ने पढ़ा था। 3 पॉइंट मेनली सेम ही होंगे, एक एक्स्ट्रा आएगा बस। ओके, तो सेक्शन 208 में जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO, देन वो ऑर्डर पास कर सकती है। या फिर इंटीमेशन आएगा बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कंपनी क्या करेगी, कंपनी के शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई ऐसा मैटर चल रहा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की नीड है, देन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी उसके बाद, अगर लगता है कि सीरियस मैटर है, कोई सीरियस फ्रॉड का केस है, देन SFIO को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है बाय SFIO। एंड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी CG का कोई भी डिपार्टमेंट या फिर SG का कोई भी डिपार्टमेंट से नोटिस वगैरह आता है, देन ऑल्सो वो असाइन कर सकती है इट्स इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO। ओके, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर SFIO क्या करेगा, डेजिग्नेट करेगा इंस्पेक्टर को। एंड इफ़ इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग विद अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यानी SFIO को हमने फॉरवर्ड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर केस का इन्वेस्टिगेशन, बट पहले से ही कोई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कंटिन्यूस में है और वो काम कर रही है उस पर्टिकुलर केस में, देन वो क्या करेगी, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो SFIO को ट्रांसफ़र कर देगी। ओके, देन SFIO जो है वो इंचार्ज होगा उस पर्टिकुलर केस का। एंड SFIO कंडक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 14 एंड सबमिट करेगा रिपोर्ट टू CG विद इन सच पीरियड एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डर।
चैप्टर 14 जो है वो है पर्टिकुलर इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का, तो ये वही है। एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसके पास पावर रहेगी, जो भी पावर्स दे रखी है सेक्शन 217 में, जो अपन आगे पढ़ेंगे 217 की में पावर्स दे रखी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। एंड कंपनी जो उसके जो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे असिस्टेंस देने के लिए उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगी या कुछ भी असिस्टेंस चाहिए होगा, बिकॉज कंपनी ज़्यादा जानती है उस पर्टिकुलर केस के बारे में, एंड उस पर्टिकुलर कंपनी में जो इंटरनल मैटर्स हैं उसके बारे में कंपनी ज़्यादा जानती है, तो वो असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, उनकी रिक्वायरमेंट है ये, ओके, यानी ड्यूटी है उनकी बेसिकली। नेक्स्ट इज़ जो भी ऑफेंसेस कवर्ड होंगे सेक्शन 447 में वो कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल का मतलब विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है, एंड जो पर्सन अरेस्ट किया जाएगा या एक्यूज्ड होगा अंडर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस वो रिलीज़ नहीं हो सकता ऑन बेल अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपोज कर सकता है एप्लीकेशन, एंड वो पर्टिकुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है एप्लीकेशन एंड कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है दैट रीजनेबल ग्राउंड है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो गिल्टी नहीं है, ओके, ऑफ सच ऑफेंस, एंड वो आगे भी ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, ऐसे चांसेस नहीं है। देन उस केस में क्या हो सकता है, उसको बेल मिल सकती है। एंड जो पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 है या फिर वो वुमेन है या फिर सिक है, इन्फॉर्म है, वो रिलीज़ हो सकता है बेल अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करती है तो, ओके। तो ये चीज़ें दे रखी है। नेक्स्ट इज़ ये चीज़ मैंने कवर की सेक्शन 447 के केस में, ये आगे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बताया। एंड जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है SFIO के, वो अरेस्ट कर सकते हैं गिल्टी पर्सन को अगर रीज़न है उनके पास एंड उनके पास इंफॉर्मेशन है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। एंड जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है वो इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे, तो उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करनी पड़ेगी कॉपी ऑफ ऑर्डर टू SFIO, ओके, बिकॉज SFIO तो एक पर्टिकुलर ऑफिस है, उसके अंडर इंस्पेक्टर्स है, राइट। तो इंस्पेक्टर जैसे ही अरेस्ट करेगा तो उसको कॉपी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी SFIO को। एंड एवरी पर्सन जो भी अरेस्ट किया गया है उसको विद इन 24 आवर्स जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। एंड ये जो 24 आवर्स है इसमें जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो हमें एक्सक्लूड करना है, ओके। एंड सबमिट करनी पड़ेगी इंटरिम रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, किसको, CG को, ऑब्वियसली, राइट। एंड CG फिर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा SFIO को टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, ओके। तो ये दे रखा था, ये आप रीड कर सकते हैं अगर डिटेल में, वैसे सारी चीज़ें सेम ही है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा दे रखा था। एंड नीचे भी आप और चीज़ें देख सकते हैं, थोड़ी डिटेल में दे रखी है, बस बाकी सेम ही है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनी अफेयर्स इन अदर केसेस, ओके, यानी अभी तक जो केसेस पढ़े थे ये उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कैसे है बताता हूँ। तो इसमें क्या होगा, ट्रिब्यूनल क्या करेगा इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या फिर इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल और अदर केसेस, यानी 3 दे रखे हैं और, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि इन केस ऑफ शेयर कैपिटल ट्रिब्यूनल चाहे तो क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर उसको एप्लीकेशन आई है किसकी, 100 मेंबर्स या फिर उससे ज़्यादा ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, या फिर मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर्स, ओके। या तो 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, वो अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को, या फिर अगर मैं अकेला हूँ और मेरे पास 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है, देन मैं अकेला भी जाके अप्लाई कर सकता हूँ, ओके। एंड उसके बाद क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो सपोर्टेड होनी चाहिए किससे, सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ शोइंग दैट एप्लीकेंट जो है वो गुड रीजंस है उनके पास फॉर सीकिंग ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके। तो ये तो हो गई बात कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यानी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, देन नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द पर्सन, यानी कंपनी में जितने भी पर्सन है उसका 1/5 करेंगे, उतने पर्सन अगर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, देन उस केस में क्या होगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा फॉर कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन, और चीज़ें वही सेम रहेगी, सपोर्टेड होना चाहिए विद एविडेंस एज मे बी नेसेसरी। नेक्स्ट एंड द थर्ड केसेस, अगर कोई भी अदर पर्सन एप्लीकेशन देता है, कोई 3 इनमें से कोई 3 केसेस के लिए,
क्या हो सकता है, वो बिजनेस कंपनी का किया जा रहा है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स, या फिर कोई भी अनलॉफुल या फिर फ्रॉडुलेंट मैनर में किया जा रहा है, या फिर जो भी पर्सन इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में या फिर मैनेजमेंट में, वो क्या कर रहे हैं, गिल्टी हैं फॉर फ्रॉड, मिसफियंस या फिर मिसकंडक्ट टुवार्ड्स द कंपनी या फिर टुवार्ड्स ऑफ इट्स एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। ओके, यानी कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट मैनर में वर्क कर रहा है और वो अगेंस्ट में काम कर रहा है कंपनी के या फिर उस पर्टिकुलर मेंबर्स के, और मेंबर्स को पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है जो कि उसको देनी चाहिए। ओके, विद रेस्पेक्ट टू अफेयर्स विच दे माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं। पहला, बिजनेस कंपनी का कैसे किया जा रहा है, विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स। दूसरा, कंपनी के फॉर्मेशन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं या फिर मैनेजमेंट में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं या फिर मिसकंडक्ट कर रहे हैं टुवार्ड्स द कंपनी या फिर टुवार्ड्स एनी ऑफ द मेंबर। तीसरा, कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी है उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, विद रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। नेक्स्ट, अगर प्रूव हो जाता है कि कंपनी गिल्टी है या फिर उसके कोई ऑफिसर्स गिल्टी है, और ये भी प्रूव हो जाता है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो किस इंटेंट से था, टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स या फिर फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पज़ के लिए था, या फिर जो भी पर्सन इन्वॉल्व थे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, वो कंपनी का फॉर्मेशन ही किस चीज़ के लिए हुआ था, फ्रॉड करने के लिए, देन उस केस में क्या होगा, एवरी ऑफिसर जो भी डिफ़ॉल्ट में है या फिर कोई भी पर्सन या पर्सन कंसर्न इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी या फिर मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, वो पनिशेबल होगा कौन से में, सेक्शन 447 में, ऑब्वियसली बिकॉज फ्रॉड का सेक्शन है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट दे रखा है, तो ये अपन ने पढ़ लिया, 25,000 की सिक्योरिटी दी जाती है अप टू। ओके, बाकी टर्नओवर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या एसोसिएशन नॉट टू बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर, बिकॉज इंस्पेक्टर ऑब्वियस सी बात है कि कोई इंडिविजुअली होगा, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या अदर एसोसिएशन एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज सेक्शन 216 जो कि है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो यानी इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, कंपनी के रियल ओनर्स कौन है, कौन बेनिफिशियल ओनर्स हैं, कौन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, कौन मेटेरियली इन्फ्लुएंस कर रहा है कंपनी की पॉलिसीज़ को, वो सारी चीज़ें दे रखी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर्स, और वो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन लोग फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है कंपनी के फेलियर एंड सक्सेस में, कौन मेटेरियली इन्फ्लुएंस कर रहा है कंपनी की पॉलिसीज़ को, कौन बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इन शेयर्स एंड कौन बेनिफिशियल ओनर्स है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन होगा किसका, कंपनी की ओनरशिप का। एंड अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली सीजी करेगी, एंड इसमें स्कोप दे रखा है, एक पर्टिकुलर शेयर का भी दे सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स की ओनरशिप किसके पास है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ डिबेंचर्स की ओनरशिप किसके पास है, एक पर्टिकुलर मैनर तक लिमिट भी कर सकते हैं स्कोप। एंड पावर ऑफ इंस्पेक्टर दे रखी है, एंड यहाँ पे इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, यानी अगर NCLT जो है, NCLT चाहे तो इम्पोज कर सकती है सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जो कि कब तक रह सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स। यानी उसको लग रहा है कि पर्टिकुलर सिक्योरिटी में जो हमें अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो वो बेटर होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, देन वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ओके, इफ़ डिस्पाइट ऑफ सच ऑर्डर there is a issue or transfer of securities, then company as well as every officer is in default liable होगा to be punishment. Okay.